हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। अब आपको पता है 21 जनवरी को, आज 19 तारीख है, कल नहीं परसों आपका एग्ज़ाम है। सी टेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों। तो ज़रूरी है कि आपका रिवीजन अच्छे से हो। तो हम लोग यूट्यूब पर या फेसबुक की बात करें तो 210 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, यानी कि 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी लगा चुके हैं। आज ये क्लास हमारी महामैराथन क्लास होगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम आज करेंगे, 100, 150, 200 या 300 जितने भी कर सकते हैं आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि अगर आपने थ्योरी अभी तक पढ़ी है, सब कुछ समझा है, तो आप लोग इसका सिर्फ रिवीजन करना है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे। आपको हो सकता है डायरेक्ट सिर्फ आंसर में बताता चलूँ, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, इसके बाद मैं डायरेक्ट आंसर आपको बताऊंगा कि ये आंसर होगा। और बस इस तरह से रिवीजन है आपका, तो रिवीजन फास्ट होना चाहिए। तो आप लोग 200 से 250 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। लगभग टोटल आपके 500 प्लस हो जाएंगे क्वेश्चन। तो आज की महामैराथन क्लास जरूर ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि वो लोग रिवीजन कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं आज की महामैराथन क्लास। सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 210 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। ठीक है, सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर ये आपके प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। और आज की जो महामैराथन क्लास है उसके आगे से हम प्रश्न इसमें करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 211 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ सामने दिख रहा है। चलिए, किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन तकनीकी नहीं है। ऑप्शन है आपके हास्य, मित्रता, रुचियां, या फिर आपका ध्यान एवं आध्यात्मिकता। सी ऑप्शन है आपका कठोर कार्य, प्रतिस्पर्धा एवं गृह कार्य। डी ऑप्शन है स्वानुशासन, स्वनियंत्रण, सरल शिक्षा शास्त्र। जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, कठोर कार्य, प्रतिस्पर्धा एवं गृह कार्य। प्रश्न ने पूछा क्या है, किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन तकनीकी नहीं है। ओके, तो देखिए कठोर कार्य, प्रतिस्पर्धा और गृह कार्य ये मानसिक स्वास्थ्य के पोषण की तकनीकी नहीं है, जो ऑप्शन सी दिया हुआ है। नेगेटिव फैक्ट पड़ता है कि कठोर कार्य दिया जाए किसी बालक को, यहाँ पर नहीं पूछा है, इसीलिए आपको नेगेटिव वाला आंसर लगाना है। तो जो ऑप्शन सी है आपका वो राइट आंसर है। चलिए, 212 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। सहनशीलता, ऑप्शन बी है आत्मविश्वास, ऑप्शन सी है संवेगात्मक परिपक्वता, या फिर आपका ये सभी। यहाँ पर बातचीत की जा रही है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए सहनशीलता भी हो सकती है, आत्मविश्वास भी। अगर किसी का मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, मानसिक रूप से स्वस्थ है व्यक्ति, तो ये तीनों यानी संवेगात्मक परिपक्वता भी उसके अंदर आ जाएगी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आंसर आपका ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है 213 नंबर का, किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में। बी ऑप्शन है अधिक मात्रा में लेकिन धीरे धीरे। ऑप्शन सी आपका है बहुत कम मात्रा में लेकिन शीघ्रता से। ऑप्शन डी है अधिक तेजी से एवं कम मात्रा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ये हो जाएगा आपका बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में किशोरावस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास आपका होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है। ऑप्शन है आपके बाल्यावस्था, बी है आपका किशोरावस्था, सी है उत्तर बाल्यावस्था, डी आपका पूर्व बाल्यावस्था। प्रश्न ने क्या पूछा है, किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है। तो ये होता है आपका किशोरावस्था में, और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, किशोरावस्था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्व प्रत्यय विकसित होता है, ऑप्शन आपके स्वधारणा से, लोगों की धारणा से,
या फिर स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से। टी है आपका बुद्धि से। राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से। ओके, राइट आंसर आपका क्या हुआ? ऑप्शन सी। 216 नंबर का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है, बोला है। याद रखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है? संयोगों की आत्म अवधारणा, संवेगों की प्रत्यक्षीकरण, संवेगों का प्रयोग करना या फिर संवेगों को समझना। राइट आंसर हो जाएगा आपका संयोगों की आत्मधारणा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? खोखली मित्रता, विद्रोह की भावना, रुचियों में परिवर्तन, समूह को महत्व। राइट आंसर आपका कौन सा होगा इसमें? निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है पूछा है, तो खोखली मित्रता ये विशेषता नहीं है। इस अवस्था में खोखली मित्रता नहीं बनती है। ठीक है, विद्रोह की भावना बिल्कुल होती है, तो ये सही है आपका। रुचियों में परिवर्तन भी होता है, समूह को महत्व दिया जाता है, तो ये सभी सही है। लेकिन गलत कौन सा है? ऑप्शन डी, किशोरावस्था की विशेषता नहीं होती है खोखली मित्रता, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, चलिए। निम्न में से कौन सी विशेषता मानसिक विकास की ठोस सक्रिय अवस्था नहीं है? ऑप्शन है आपके वस्तुनिष्ठता, तर्कणा, वर्गीकरण और संप्रत्यय रचना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वस्तुनिष्ठता। इसमें यह पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानसिक विकास की ठोस सक्रिय अवस्था नहीं है? तो वस्तुनिष्ठता नहीं है, बाकी तर्कणा, वर्गीकरण और संप्रत्यय रचना ये सभी आपके मानसिक विकास की ठोस सक्रिय अवस्था है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आत्म संप्रेरण संप्रेषण है थोड़ी, ठीक है, आत्म संप्रेषण को कहते हैं। ऑप्शन है आपके संगठनात्मक संप्रेषण, या फिर आपका अफवाह संप्रेषण, डी आपका अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, या फिर अंतः वैयक्तिक संप्रेषण। यहाँ पर आत्म संप्रेषण की बात की गई है, यानी कि खुद से। आत्म मतलब अपनी आत्मा से, अगर उसका अर्थ निकालेंगे। संप्रेषण मतलब होता है आपका कम्युनिकेशन। तो आत्म संप्रेषण किसे कहेंगे? तो अंतः वैयक्तिक संप्रेषण, यानी कि खुद से जब बातचीत की जाती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अंतर वैयक्तिक संप्रेषण होता है कि जब दो लोग, यानी कि दूसरों से हम बात करें। अगला प्रश्न है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है। ऑप्शन है आपके दूसरों की आलोचना करना, संयोगों पर नियंत्रण रखना, सी है अपनी बात पर अड़े रहना, डी ऑप्शन है दीवा स्वप्न देखना। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, संयोगों पर नियंत्रण रखना। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का क्या संकेतक है कि आप अपने इमोशन पर कंट्रोल अगर कर सकते हैं, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य जो है काफी अच्छा है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उसके संरक्षण के लिए उपाय करना अथवा बतलाना है। यह परिभाषा दी गई है ट्रेवर के द्वारा, मैकडुगल के द्वारा, क्रो एंड क्रो के द्वारा, या फिर वुडवर्थ के द्वारा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रेवर के द्वारा यह परिभाषा दी गई है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना है और उसके संरक्षण के लिए उपाय करना अथवा बतलाना है। अगला प्रश्न है हमारा, मानसिक स्वास्थ्य के संप्रत्यय की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है। ऑप्शन है अन्य विद्यार्थियों से अंतःक्रिया में, उपयुक्त शिक्षण व्यूह रचना में, ऑप्शन सी है आपका विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में गहन सूझ विकसित करने में, और लास्ट आपका डी ऑप्शन है विषय वस्तु के संप्रत्यय स्पष्टीकरण में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कौन सा कथन दीवा स्वप्न के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन है आपका ए, दीवा स्वप्न अपने सामान्य रूप में किशोरों के लिए लाभदायक है, बी है यह कहानियां और कविताएं लिखने में मदद करते हैं,
सी है आपका, यह कभी कभी रचनात्मक कार्य में परिणत हो जाते हैं। डी ऑप्शन है, यह कभी भी हानिकारक नहीं होता। तो यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि प्रश्न क्या पूछा है, कौन सा कथन दिवा स्वप्न के संदर्भ में सही नहीं है। तो यह कभी भी हानिकारक नहीं होता, यह आपका सही नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग है। ओके, इसकी बात की जा रही है। चार ऑप्शन दिए हैं आपके, इनमें से कौन सा नकारात्मक संवेग है। आनंद, चिंता, आशा और उपलब्धि। तो बात की जा रही है किसकी, कि नकारात्मक संवेग है। तो यहाँ पर चिंता जो है वो आपका नकारात्मक संवेग हो गया। अगर आप समझेंगे, जो आपके अंदर संवेग होते हैं, उपलब्धि, आशा, आनंद, लेकिन ये जो चिंता है ये नेगेटिव है आपका, नकारात्मक संवेग है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कारक जो व्यवहार में स्थायी और अस्थायी के बीच परिवर्तन लाता है। मानसिक थकावट, बीमारी, परिपक्वन या फिर प्रशिक्षण। राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, अगर एक छोटे बालक ने अपनी रोटी पानी में गिरा दी है तो दूसरा छोटा बालक उसे रोटी देने के पक्ष में नहीं होगा, लेकिन एक किशोर उस बालक की छोटी आयु को ध्यान में रखकर दूसरी रोटी देने को सहमत हो जाएगा। तो ये क्या है, ऑप्शन आपके दिए, अच्छा व्यवहार, दयालुता, नैतिक विकास या फिर आपका करुणा। जब किशोरावस्था में बालक होता है तो उनके अंदर नैतिक विकास आ जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नैतिक विकास। अगला प्रश्न है, परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, प्रयत्न सहित या फिर नियमित रूप से। तो राइट आंसर आपका सॉरी, अनौपचारिक रूप से, यानी कि इनफॉर्मल तरीके से जो परिवार होता है बच्चे को शिक्षा देता है। और औपचारिक रूप से अगर पूछ दे तो स्कूल में आपको औपचारिक रूप से शिक्षा मिलती है। फॉर्मल फॉर्मल तरीके से आपको शिक्षा मिलती है स्कूल कॉलेज में। बच्चे की बात करें तो वो स्कूल ही जाएगा, तो स्कूल में। ओके, और अनौपचारिक और औपचारिक का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। औपचारिक का मतलब कि एक दिखावटीपन के साथ, जैसे स्कूल जाना है ड्रेस के साथ, बैग लेके जाना है, प्रॉपर टाई लगा के जाना है, फिर वो टीचर होंगे आपके, वो प्रॉपर आपको पढ़ाने आएंगे, बोर्ड पे पढ़ाएंगे। तो मतलब एक प्रॉपर तरीका जो होता है, एक नियमबद्ध जो आपके तरीके होते हैं, वो हो जाएगा औपचारिक रूप से। और अनौपचारिक रूप होता है जैसे खेलते खेलते किसी को हमने देख लिया, उनसे कुछ सीख लिया। हम रास्ते से जा रहे हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है तो देख के उसको सीखना, तो ये हो जाएगा आपका अनौपचारिक रूप से सीखना। तो परिवार क्या होता है, उसको प्रॉपर ऐसा नहीं होता, आओ चलो क्लास में बैठो, मैं आपको इतनी देर पढ़ाऊंगा, यहाँ पर आप बैठिए, या मैं खुद परिवार ट्यूशन देने लगता हूँ प्रॉपर तरीके से कि 1 घंटे आपको पढ़ना है। तो ऐसा नहीं किया जाता है। तो वो होता है कि अनौपचारिक रूप से आप चलते फिरते कैसे भी सीख जाते हैं। तो जो परिवार होता है वो बच्चे को शिक्षा किस प्रकार से देता है, अनौपचारिक रूप से देता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित है। ऑप्शन है आपके रटकर सीखने के, या फिर अर्थपूर्ण सीखना, खोजपूर्ण सीखना, या फिर आपका निरंतर सीखना। तो कौन सा है इसमें, आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्थपूर्ण सीखना, या सॉरी खोजपूर्ण सीखना। राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। खोजपूर्ण सीखना में क्या होता है, समस्या का समाधान निहित होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार। ऑप्शन है रेखीय, शाखीय, मैथमेटिक्स या फिर उक्त सभी। राइट आंसर आपका हो जाएगा उक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों के कौन से समूह ने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। ऑप्शन आपके व्यवहारवादी, संरचनावादी, प्रकारवादी और समग्रवादी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए।
स्मृति स्तर के शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? क्या पूछा है प्रश्न ने, स्मृति स्तर के शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है आपके मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, तथ्यों का ज्ञान, अर्थ का प्रत्यक्षीकरण करना एवं विचारों को समझना, डी है ज्ञान का पुनः स्मृति तथा पुनः प्रस्तुतिकरण करना। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, अर्थ का प्रत्यक्षीकरण करना एवं विचारों को समझना। अगला प्रश्न है, जीवन भर सीखने की संकल्पना की उत्पत्ति का आधार क्या है? जीवन भर सीखने की संकल्पना की उत्पत्ति का आधार क्या है? ऑप्शन है आपके देश में स्कूलों की कमी, लोगों की अधिक से अधिक सीखने की इच्छा, या फिर देश को आवश्यकता है कि अधिक शिक्षित लोगों की संख्या हो। डी ऑप्शन है आपका ज्ञान का गतिक विकास। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, जीवन भर सीखने की संकल्पना की उत्पत्ति का आधार क्या है? तो ज्ञान का गतिक विकास, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूलवृत्ति संबंध संवेग से सुमेलित नहीं है? पलायन, भय, युद्धप्रियता, क्रोध हो गया, संवेदना आपकी आश्चर्य हो गया, अप्रियता यानी कि घृणा हो गई। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा संवेदना आश्चर्य। अप्रियता घृणा होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर मूल वृत्ति समृद्ध संवेग से सुमेलित नहीं है। बात की पलायन का भय होता ही है, आपको पता होगा। युद्ध प्रियता का होता है क्रोध, संवेदना का आश्चर्य नहीं होता। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आपने मूल प्रवृत्तियां और संवेग पढ़े होंगे, संवेग और उनकी मूल प्रवृत्तियां, तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। पलायन का भय होता है, युद्ध प्रियता का आपका क्रोध होता है, और अप्रियता का घृणा होता है। तो गलत कौन सा है? राइट आंसर आपका इसीलिए बी हो जाएगा। समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं। ऑप्शन है आपके चिंतन में, सॉरी, इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। ऑप्शन बी है आपका यह प्रयास व त्रुटि पर आधारित है, यह पुनर्बलन पर आधारित है, यह उद्दीपन प्रत्युत्तर अनुबंध है। ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। इसमें समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं, इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न, यह विचार कि विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है किसने व्यक्त किया है? पियाजे ने, आसुबेल ने, ब्रूनर ने, या फिर गैने ने? राइट आंसर आपका हो जाएगा पियाजे ने ये व्यक्त किया है कि विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया? ऑप्शन है आपके पियाजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग, या फिर कोहलर। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो वाइगॉस्की दिया हुआ है। ये ऊपर नीचे ऑप्शन हो गए, यहाँ पर बी ये वाला कोहलबर्ग आना चाहिए, नीचे आना चाहिए ऑप्शन सी। तो टाइपिंग में एरर हो गया है, जिस वजह से ऑप्शन सी आपका ही वाइगॉस्की है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वाइगॉस्की। सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल किसने दिया है? वाइगॉस्की ने दिया है। उनके सिद्धांत का नाम भी है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो ये आपको मैंने याद करने के लिए ट्रिक भी बताई थी कि जहाँ पर सामाजिक या समाज की बात की जाए, समाज के द्वारा विकास हो रहा है, तो वहाँ पर आपको राइट आंसर वाइगॉस्की हमेशा लगा के आना है। अगला प्रश्न है, निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक की मुख्य भूमिका होनी चाहिए? दार्शनिक की, सहजकर्ता की, मित्र की, या फिर अनुदेशक की? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सहजकर्ता की। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। यह कथन किसका है? स्किनर का, गिलफोर्ड का, पियाजे का, या फिर बर्ट का? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पियाजे। यह कथन किसका है? पियाजे का। अगला प्रश्न देखते हैं,
ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक था, तो इसका तो आंसर सबको पता होगा। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कौन से कारकों को संवेगात्मक विकास के लिए उत्तरदायी माना है? परिपक्वता एवं आर्थिक स्थिति को, पर्यावरण एवं परिपक्वता को, परिपक्वता एवं अधिगम को, या फिर अधिगम एवं पर्यावरण को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, परिपक्वता एवं अधिगम को। अगला प्रश्न है, ब्रूनर ने संरचनात्मक विकास की 3 महत्वपूर्ण अवस्थाओं की पहचान की। निम्नलिखित में से इन अवस्थाओं के सही क्रम का चयन कीजिए। तो सही क्रम जो आपका होगा ये बी वाला होगा, इनएक्टिव, अनुप्रतीकात्मक, इसके बाद प्रतीकात्मक। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कोहलबर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था है? परंपरागत, चिंतनशील, संवेदी, प्रेरक नैतिकता, या इनमें से कोई नहीं? तो जो परंपरागत नैतिकता है ये आपकी हो जाएगी कोहलबर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था है। ठीक। अगला प्रश्न है, संबंधवाद यानी कि साहचर्यवाद के सिद्धांत से कौन सा बंध संबंधित है? उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। साहचर्यवाद के सिद्धांत से कौन सा बंध संबंधित है? तो उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया का। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषण सॉरी मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है, चेतना पर, अर्धचेतना पर, अचेतन पर, या फिर बहुचेतन पर? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि अचेतन पर। मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है वो क्या है? अचेतन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा, अचेतन। अगला प्रश्न है हमारा, पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, यह अवस्था कहलाती है? संवेदी गामक अवस्था, प्राक संक्रियावस्था, औपचारिक अवस्था, या फिर मूर्त प्रयोगों का काल। हिंदी में अलग अलग नाम दे दिया जाता है, आप इनको इंग्लिश में भी एक दो बार पढ़ेंगे ताकि आपको याद रहे। संवेदी गामक होता है आपका सेंसरी मोटर स्टेज, है ना। प्री ऑपरेशनल होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक, या फिर उसको प्राक संक्रिया अवस्था भी कह देते हैं। फॉर्मल, और तीसरा होता है आपका कॉन्क्रीट, और चौथी आपकी अवस्था होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, यह अवस्था क्या कहलाएगी? संवेदीगामक अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज कहलाएगा। राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है? प्रभावपूर्ण, अधिक उपयोगी, प्रभावहीन, या कुछ नहीं कह सकते? पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग, अगर पुरस्कार और दंड का आप अनुचित प्रयोग करते हैं तो कौन सा अधिगम होगा? वो प्रभावहीन आपका अधिगम होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी ऐसी क्रिया को जो कि व्यक्ति के अच्छे या बुरे किसी भी तरह के विकास में सहायक होती है, इसके वर्तमान व्यवहार और अनुभवों को जो कुछ वे हो सकते थे उससे भिन्न बनाती है, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। यह कथन किसकी है? वुडवर्थ, किंग्सले, गेट्स, या फिर गार्डनर मर्फी? राइट आंसर आपका हो जाएगा वुडवर्थ। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था में परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, यह किसने कहा? जरसील्ड ने, स्टेनले हॉल ने, किलपैट्रिक ने, या फिर कॉल सेनिक ने? राइट आंसर आपका हो जाएगा जरसील्ड ने।
कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की पांचवी अवस्था कौन सी है? ठीक है, जो 6 चरण थे उनमें से पांचवी आपको बताना है। आज्ञाकारिता एवं दंड, वैयक्तिकता एवं विनिमय, सामाजिक क्रम को लागू रखना, या फिर सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, छद्म परिपक्वता काल होता है किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या फिर गर्भावस्था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बाल्यावस्था। छद्म परिपक्वता का काल बाल्यावस्था होता है। अगला प्रश्न है, अध्यापकों और विद्यालयों के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। किसके द्वारा? अध्यापकों और विद्यालयों के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। क्या नहीं किया जाना चाहिए? उचित व्यवहार करना, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, उचित यौन शिक्षा प्रदान करना, किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना करना। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि जो अध्यापक और विद्यालय हैं किशोरों के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो सब कुछ करना चाहिए। मतलब उचित यौन शिक्षा प्रदान करना बिल्कुल सही है, उचित व्यवहार करना भी सही है, और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना भी सही है अध्यापकों और विद्यालयों के द्वारा। लेकिन कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना करना सही नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किशोरावस्था के विकासात्मक कार्यों में नहीं आता? ऑप्शन है आपके, स्थूल या सूक्ष्म कार्य, व्यापार हेतु सभी तरीके के आवश्यक संपत्तियों का विकास होना, अपनी एक अलग पहचान बनाने की ओर बढ़ना, अधिक आत्मनिर्भरता की ओर उचित कदम बढ़ाना, या फिर वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों और मूल्यों के प्रति अस्थायी भाव विकसित होना। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या? वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों और मूल्यों के प्रति अस्थायी भाव विकसित होना। क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, किशोरावस्था के विकासात्मक कार्यों में नहीं आता है। ठीक है, प्रश्न को अगर आपने समझ लिया तो आप लोग अच्छे से 4 ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, पेडालॉजी के पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड आपको समझ में आ गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नहीं है? तो देखिए, परंपरागत है, पूर्व नैतिक स्तर भी है, क्रियात्मक स्तर, और डी है आपका आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्रियात्मक स्तर। इस तरह का कोई भी स्तर कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नहीं है। राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित है। यह किसने कहा? नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित है किससे? नैतिक विकास की बात की जा रही है तो कोहलबर्ग होगा। राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ब्रजेज के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश होता है, गुस्सा करता है, यह क्या है? संवेगात्मक व्यवहार है, सामाजिक व्यवहार, सामान्य व्यवहार या आक्रामक व्यवहार। राइट आंसर आपका हो जाएगा संवेगात्मक व्यवहार है ये। अगला प्रश्न, सांस्कृतिक परिदृश्य एवं सामाजिक विकास के कारण तनाव हो सकता है बच्चों को, किशोरों को, प्रौढ़ों को या फिर लड़कियों को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा किशोरों को। अगला प्रश्न है हमारा, शीघ्रतम शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण किशोर व्यक्तित्व को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तूफान का काल कहा जाता है। राइट आंसर आपका यही वाला हो जाएगा, ऑप्शन ए। किशोरावस्था खुशी रहित समय क्यों कहा जाता है? किशोरों की आवश्यकता भिन्न होती है, या फिर शारीरिक परिवर्तन से उन्हें नए अनुभव तथा नई आवश्यकता महसूस होती है। किशोर महसूस करते हैं कि लोग उन्हें नकार रहे हैं, उक्त सभी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उक्त सभी। क्योंकि जो किशोरावस्था होती है वो खुशी रहित समय क्यों कहा जाता है, उसके ये तीनों कारण हैं। किशोरों की आवश्यकता भिन्न होती है, ओके। शारीरिक परिवर्तन से उन्हें नए अनुभव तथा नई आवश्यकता महसूस होती है। किशोर महसूस करते हैं कि लोग उन्हें नकार रहे हैं। तो ये सभी आपके सही हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? औपचारिक यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी है, संवेदी गामक यानी सेंसरी मोटर स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये भी है, डी आपका उक्त सभी। तो क्या होगा, कौन सी सम्मिलित है? तो ये तीनों सम्मिलित हैं आपके, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, अगला प्रश्न है, एरिक्सन के विकास के सिद्धांत में अवस्थाएं तो 8 हैं। अगर आपने एरिक एरिक्सन का सिद्धांत पढ़ा हुआ है तो कितनी अवस्थाएं दी गई हैं? तो 8 अवस्थाएं दी गई हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 8। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाषा विकास ऑप्शन ए है, बी है आपका समाजीकरण, सी है वैयक्तिक मूल्य, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, समाजीकरण। ये ऑप्शन बी है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ी बहुत टाइपिंग एरर है कहीं कहीं पे, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, लेकिन बी ऑप्शन आपका यही है, यहाँ पे बी दिया हुआ है, ये समाजीकरण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वार उत्पन्न होने लगता है, यह कथन किशोरावस्था के लिए कौन सी कमेटी ने कहा था? राममूर्ति कमेटी ने, हेडो कमेटी ने, कोठारी कमेटी ने, या फिर यशपाल कमेटी ने? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हेडो कमेटी ने, ऑप्शन बी। जीन पियाजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्यन को क्या कहा है? अनुकूलन कहा है। ओके, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अनुकूलन। प्रश्न को समझिए, जीन पियाजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित किसको, समतुल्यन को क्या कहा है? तो अनुकूलन कहा है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था के समाप्ति पर शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत मांसपेशियों का भार होता है? तो राइट आंसर आपका होगा 45%। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जो अब सीटेट का लेवल है वो थोड़ा सा हाई कर दिया गया है, ठीक है, इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और आपकी बात करें सीटेट के जो ऑफलाइन पेपर हो चुका है उसकी मैं सीडीपी के क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका हूँ, हिंदी पेडोलॉजी की उसकी करवा चुका हूँ। तो आप लोग सीटेट प्रीवियस ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहां से वो वीडियो जरूर देख लें। अगला प्रश्न है हमारा, संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई देती है सहयोग के रूप में, संघर्ष के रूप में, उत्तेजना के रूप में, या फिर डर के रूप में? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तेजना के रूप में। अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किसने कहा कि किशोरावस्था एक नया जीवन है, व्यक्ति जब इसमें प्रवेश करता है तो अपने जीवन की शुरुआत करता है? एडोलसेंस जो पुस्तक है वो स्टेनले हॉल के द्वारा लिखी गई थी, तो उन्होंने ही ये कहा था कि जो किशोरावस्था है एक नया जीवन है, व्यक्ति जब इसमें प्रवेश करता है तो अपने जीवन की शुरुआत करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टेनले हॉल। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर बना रहता है। ऑप्शन है आपके 4 से 10 वर्ष, 12 से 15, बी आपका 10 से 13 वर्ष, और डी है 16 से 10 वर्ष। तो राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, 10 से 13 वर्ष। ओके, अगला प्रश्न, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो कारक अनिवार्य माने हैं उनमें से हैं? क्या पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो कारक अनिवार्य माने हैं उनमें से हैं जैविक परिपक्वता, भौतिक परिवेश के अनुभव, सम संयोजन? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी। एक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक परिवेश समान होते हैं, यह विचार किसका है? कृत्यवादी, संरचनावादी, एसआर साहचर्यवादी, या फिर गेस्टाल्टवादी वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक? तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, एसआर साहचर्यवादी। निम्नलिखित के पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है? तो प्रतिमूर्ति निर्माण, तार्किक चिंतन,
प्रतीकात्मक प्रक्रिया, परिकल्पना। तो राइट आंसर होगा आपका प्रतिमूर्ति निर्माण। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द। इसको किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या हो जाएगा आपका? परिवर्तन। क्योंकि किशोरावस्था में परिवर्तन बहुत सारी चीजों में होता है। सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द क्या होगा? परिवर्तन। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। किशोरावस्था में चरित्र विकास प्रभावित होता है समाज से, मित्र मंडली से, परिवार से या फिर सभी से। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। स्पीड में करवा रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल पहुंच जाते हैं अधोपतन की स्थिति में, उच्चतम स्थिति में, उच्चतर विकास की स्थिति में, नकारात्मक रूप से। तो राइट आंसर होगा आपका उच्चतम स्थिति में। किशोरावस्था में जो मानसिक उथल पुथल है वो आपका उच्चतम स्थिति में पहुंच जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किसका है? ट्रेयर्स का, गैने का, स्टेयर का या फिर मैकग्रो का। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गैने का। अगला प्रश्न है, क्षमता के विकास का दूसरा नाम है किसका? क्षमता के विकास का दूसरा नाम उसको क्या कहेंगे? क्षमता की विकास को अनुभव कहेंगे, परिपक्वता कहेंगे, शारीरिक विकास या फिर कौशल विकास। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौशल विकास। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? शारीरिक परिवर्तन, व्यवहार में स्थिरता, अस्थिरता की समस्या या फिर संवेगात्मक समस्याएं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा व्यवहार में स्थिरता। यह किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है बताना है हमें। यह जन्म से मृत्यु तक चलती है, सही है बिल्कुल। वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, ये भी सही है। परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, तो गलत हो जाएगा। उपरोक्त सभी, ये भी आपका गलत है क्योंकि ये दोनों सही है यहाँ पर। और पूछा यही गया है कि किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, शारीरिक विकास है, मानसिक विकास और समूह का महत्व होता है, लेकिन तीव्र समायोजन नहीं होता। तो ये ऑप्शन डी जो आपका होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं बच्चों के संवेगात्मक विकास को, बच्चे के शारीरिक विकास को, बच्चे के संकल्प शक्ति को या बच्चे के आत्मविश्वास को। राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चे के शारीरिक विकास को। जो थकावट और बीमारी होती है वो कौन से कारक होंगे जिनको प्रभावित करेगी? तो बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करेगी, ये आप इतना समझ ही सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता है, विलोमीयता, उत्क्रमणीयता, यही आपका राइट आंसर होगा। ये नहीं है। क्रमिकता और सामान्य से विशिष्ट की ओर आपका विकास जाता है। तो ये सभी सही है कि मानव विकास का सिद्धांत है, विलोमिता का सिद्धांत नहीं होता। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है? ऑप्शन है, अपने वय समूह का एक सक्रिय सदस्य, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, मैत्री संबंधों में भारी कमी या फिर विपरीत रुचियों में विस्तार। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बच्चे के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक को अवश्य जांच करनी चाहिए उसकी क्या? शारीरिक परिपक्वता और मानसिक परिपक्वता या फिर दोनों। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोनों, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न, बालक में शारीरिक परिवर्तन जिसे बहुत अधिक प्रभावित करता है किसको? रुचियां, कार्य, व्यवहार या फिर सभी को। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सुमेलित नहीं है? अध्ययन के प्रति गंभीर न होना,
तर्कपूर्ण विचारों व तार्किक क्षमता को अधिक सहज बनाना, एकाग्रता व स्मृति विस्तार का अधिक शक्तिप्रद होना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्ययन के प्रति गंभीर न होना। कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? वाद विवाद, चर्चा या फिर तर्क? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में बालकों को सहयोग के लिए आवश्यक है अभिप्रेरणा की, गलती निकालना, आलोचना करना, नकारात्मक व्यवहार करना। तो ये तो तीनों वैसे ही नेगेटिव हैं, आपके गलत हो जाएंगे। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। किशोरावस्था में बालकों को सहयोग के लिए आवश्यक है किसकी? मोटिवेशन की। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी अवस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वयस्कावस्था? तो राइट आंसर आपका होगा किशोरावस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है। किशोरावस्था में किशोर के व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? माता पिता का, संगी साथियों का, शिक्षक का, चलचित्रों का? तो राइट आंसर होगा संगी साथियों का। नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बात करें, स्वयं उन पर आचरण करें, महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाएं, देवी देवताओं की बात करें। तो राइट आंसर होगा स्वयं उन पर आचरण करें। ठीक, नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक स्वयं उन पर आचरण करें। बी एफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है? अनुकरण, व्याकरण में प्रशिक्षण, अनुकरण तथा पुनर्बलन, अंतरजातीय योग्यताएं, परिपक्वन। ऑप्शन बी इज द आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किशोरावस्था के संदर्भ में सर्वोच्च जोड़ा कौन सा है? क्या किशोरावस्था के संदर्भ में सर्वोच्च जोड़ा कौन सा है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन और निर्णय शक्ति। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं? शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक? ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि पांचों आपके सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? वयस्कावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर पूर्व बाल्यावस्था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या दूर की जा सकती है शिक्षण से, नियंत्रण से, निर्देशन एवं परामर्श से, उपरोक्त सभी? राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? निर्देशन एवं परामर्श से। अगला प्रश्न है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक के शारीरिक विकास के लिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है संस्कृति जिसमें वह जन्म लेता है, पर्यावरण जहां वह रहता है, आर्थिक स्तर जिससे वह आता है? तो तीनों सही होंगे, एक दो तीन। आप ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थी को मनोवैज्ञानिक रूप से समझना तथा उसके व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझना अच्छा गुण है।
क्या शिक्षार्थियों को मनोवैज्ञानिक रूप से समझना तथा उसके व्यक्तिगत शारीरिक मानसिक तथा व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझना अच्छा गुण है? प्रशासक का, शिक्षक का, व्यवस्थापक का या फिर मार्गदर्शक का? तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक का, ऑप्शन बी। किशोर शिक्षा में सॉरी किशोर शिक्षा में निम्न में से कौन सा उपागम सबसे उचित है? जनसंख्या शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा, सेक्स शिक्षा या फिर उपरोक्त सभी? राइट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। बालक का निम्नलिखित में से कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? तो वो है आपका शारीरिक विकास। बाकी मानसिक, सामाजिक और संयोगात्मक विकास जो है आपका, इमोशनल डेवलपमेंट है, ये सब विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित ज्यादा होते हैं, लेकिन शारीरिक विकास शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है कहलाता है पूर्व नैतिक अवस्था, परंपरागत, आत्म स्वीकृति या फिर नैतिक स्तर? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पूर्व नैतिक अवस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची है? तो बिल्कुल भी नहीं, पर्यायवाची नहीं है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, सही है। वृद्धि विकास का एक ही भाग है, वृद्धि विकास का एक भाग है, तो ये भी सही है। विकास कार्य क्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है, तो ये भी सही है विकास के बारे में। लेकिन वृद्धि विकास और वृद्धि जो है वो एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, तो यही राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, अनुवांशिक संचरण, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों का सीखना, कौशलों का अर्जन? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आनुवांशिक संचरण, यानी कि जो आपका हेरेडिटी होता है। यहाँ पर समाजीकरण की बात की गई है कि कौन सी समाजीकरण में प्रक्रिया में शामिल नहीं है, तो आपका जो आनुवांशिक संचरण होता है ये सामाजिक प्रक्रिया में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नैतिक आदत नहीं है? नैतिक आदत की बात करें तो कौन सी नहीं है? सत्य बोलना नैतिक आदत ही है, सहानुभूति दिखाना भी नैतिक आदत है, जीवों पर दया दिखाना एक नैतिक आदत है ये, लेकिन सही उच्चारण करना ये आपका नैतिकता के अंदर नहीं आता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। है ना, टाइपिंग को देखते जाइएगा, बी और सी कभी ऊपर नीचे हो गए हैं, लेकिन बी ऑप्शन में बी ही लिखा है, सी में सी ही लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है? खेलना, गेंद फेंकना, लिखना और सोचना। यहाँ पर मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती है, तो ये होगा आपका सोचना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास संशोधन योग्य है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित है, विकास जीवन पर्यंत है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न ने पूछा है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो जो आपका बी है, विकास केवल संस्कृति से शासित है और निर्धारित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है विकास के बारे में। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें, सीधे आंसर पर चलते हैं। राइट आंसर आपको बाकी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा फास्ट करना है। शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। शिक्षक के बाल केंद्रित शिक्षा पर फोकस करना है, तो उसके लिए कौन सी विशेषता सही है कि शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ
ले जाती है। पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। ठीक, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सीटेट लेवल 2 में आया हुआ प्रश्न, समाजीकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करना। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? तो विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। मैं अब आपको डायरेक्ट आंसर बताता जा रहा हूं ताकि आप लोगों को डायरेक्ट आंसर पता चल जाए। आप अगर चारों ऑप्शन पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके चारों ऑप्शन पढ़ लें, इसके बाद आप लोग आंसर टिक करें। अगला प्रश्न, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिल मतलब छोटी छोटी मांसपेशियों का जिसमें यूज किया जाता है। तो आपका जो लिखना होगा वो उंगलियों का यूज होगा। तो आपका सूक्ष्म गतिक कौशल जो है आपका ये लिखना कहलाएगा। स्थूल गतिक कौशल में आपका चढ़ना, फुदकना और दौड़ना हो जाएगा क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी मांसपेशियों का यूज किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप से बर्ताव करके, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर या फिर उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो राइट आंसर होगा आदर्श रूप से बर्ताव करके। कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होता है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। मैंने एक जब थ्योरी पढ़ाया था तो आपको शॉर्टकट बताया था, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सॉरी, लिसनिंग मतलब सुनना, स्पीकिंग मतलब बोलना, रीडिंग मतलब पढ़ना और राइटिंग मतलब लिखना। तो ये LSRW याद रखिए, आपको हमेशा याद रहेगा। जो भाषा कौशल विकास का क्रम होता है वो LSRW ही होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, लिखकर शीघ्र सीखते हैं या फिर पढ़कर शीघ्र सीखते हैं। तो कक्षा 1 और 2 की बात करें तो यहाँ पर मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। जैसे आप उन्हें कुछ चीजें, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कुछ उन्हें पढ़ा रहे हैं तो जो मूर्त रूप में कुछ वस्तुएं हैं वो एग्जाम्पल के तौर पर उन्हें दिखाएंगे, समझाएंगे। अगर आप मान लीजिए उन्हें शेप पढ़ा रहे हैं तो उस शेप के कुछ आपके पास होना चाहिए, चाहे आप वो लकड़ी का बना के लेके जाओ या कागज का बना करके लेके जाओ। अगर आप उन्हें मूर्त रूप से कोई चीज दिखाते हैं फिर उसको समझाते हैं तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आता है और वो लोग बहुत जल्दी सीखते भी हैं। समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो यही आपका राइट आंसर है, बाकी ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, राइट मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ देखा है विकास हमेशा रेखीय होता है तो गलत है, विकास वर्तुलाकार होता है यानी कि स्फेरिकल होता है। जो आपका विकास होता है वो वर्तुलाकार होता है। यहाँ पर जैसे विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है तो गलत है, जो आपका विकास होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है तो ये भी गलत है, अंतः संबंधित होती है, चाहे आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो आपका, चलिए, और आपका फिजिकल हो गया, इमोशनल हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, तो ये सभी एक दूसरे से अंतः संबंधित है। प्रश्न में पूछा है कि कौन सा विकास का सिद्धांत है, तो आपका जो सभी की विकास दर क्या है, समान नहीं होती, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। तो एकदम करेक्ट आंसर है आपका ये। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? ऑप्शन डी जब आप पढ़ेंगे, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। परिवेश मतलब यहाँ पर पर्यावरण की बात की गई है। तो ऑप्शन डी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न एक बार फिर पढ़ सकते हैं कि प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? तो ऑप्शन डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिले। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है विकास का आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि कोई कितना विकसित होगा। आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसको कितना विकसित किया जा सकता है। ये आपका ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसको कितना विकसित किया जा सकता है। ये पहले आप कथन पढ़िए। विकास का आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो उसके लिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसको कितना विकसित किया जा सकता है। अगला प्रश्न मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं इसके लिए पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया था? स्कीमा का प्रयोग किया था पियाजे ने। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया था? तो स्कीमा का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। मैंने आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी दिया था जब थ्योरी पढ़ा रहा था कि जैसे बच्चा कोई ड्राइंग कर रहा है तो खुद से बोलता है इसमें अगर रेड कलर भरूंगा अच्छा होगा, यहाँ पर मुझे येलो कलर फिल करना चाहिए, यहाँ पर मुझे ब्लैक कलर फिल करना चाहिए। तो क्या होते हैं अपने ही कार्य को दिशा देने के लिए खुद से बात करते हैं। अगला प्रश्न है एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप मेरे लिए यह करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत है? तो टिट फॉर टैट वाली अवस्था होनी चाहिए। इसमें कौन सी? एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है आप मेरे लिए यह करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? एक है आपका अच्छा लड़का अच्छा लड़की, सामाजिक अनुबंध, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए। आप मेरे लिए यह करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन में आपको टिट फॉर टैट वाला जैसे को तैसा वाला भी अगर यहाँ पर ऑप्शन होता तो वो भी आप यहाँ पर आंसर लगा सकते थे। यहाँ पर क्या होगा? अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिमुखीकरण। अगला प्रश्न है वाइगॉस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर आपका क्या कहलाएगा? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको ZPD मैंने आपको बताया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। किसके किसके बीच का अंतर हो जाएगा? कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच जो अंतर होता है उसको आप कहते हो ZPD। कि जो बच्चा होता है वो स्वतंत्र रूप से, मान लीजिए, चलिए मैं बता देता हूँ, ये बच्चा इतना स्वतंत्र रूप से कर सकता है और सहायता के द्वारा इतना कर सकता है। तो ये जो बीच का होगा, इनके बीच का अंतर है, ये आपका कहलाएगा ZPD। क्योंकि स्वतंत्र रूप से सिर्फ इतना सीख सकता था, लेकिन सहायता के द्वारा, तो सहायता जो दी गई वो बीच की क्या है?
ZPD, तो कितना विकास हो गया उसका, यहाँ तक हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद कर, गलत याद वाला सिस्टम है या निगेटिव है ये। उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन, पुरस्कार दिया जाना भी आपका निगेटिव है। समाज के अधिगम योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, या फिर अनुकूलन की प्रक्रियाएं। तो अनुकूलन जो शब्द है वो पियाजे के द्वारा दिया गया था, ये भी याद रखेंगे। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियाएं बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको इन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने ठहराया है विचार की अनुकृत अनुत्क्रमणीयता, है ना। हिंदी में कभी कभी इतने टफ वर्ड आ जाते हैं ना कि खुद एक बार में नहीं पढ़ पाता। तो इसीलिए CDP जो है ना, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़िएगा। थ्योरी मैंने जितनी कराई है आपको हिंदी और इंग्लिश यानी दोनों लैंग्वेज में मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब अगली बार से ये वाला तो आपका 21 तारीख को पेपर हो जाएगा। इसके बाद से जो अगली क्लासेस चलेंगी आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में आपके क्वेश्चन बनाए जाएंगे, दोनों का साथ में ही प्रैक्टिस चलेगा। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। आलोचना पूछा गया है, तो आलोचना यहाँ पर यही थी कि कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। ठीक, किसने, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता करती है। बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। तो जब जहां पर बच्चे सक्रिय हों कोई काम करने में, तो हमेशा आपका राइट आंसर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे सक्रिय हैं क्योंकि बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का मौका देना तथा उनका हल करते समय सिर्फ उनको आपको हेल्प करना, तो यही राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 330 क्वेश्चन तक हम लोग आ चुके हैं। अब एक वीडियो मैं कल बना दूंगा आप लोगों के लिए, लगभग 200 प्रश्न उसमें करवा दिए जाएंगे। तो 500 प्लस आपके CDP के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो जाएंगे। और भी मैं आपको करवा देता, लेकिन इसकी PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। YouTube पर आपको कल मैं इसको फिर से करवा दूंगा, और PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सभी नोट्स, PDF, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती रहती है। तो टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर आप लोग जुड़ जाएं। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट होगा, कोई परेशानी होगी, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो। फेसबुक में हो देख रहे हो तो फेसबुक में ग्रुप में, जहाँ पर टीचिंग ग्रुप है, शेयर करिए। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो भी आप इसको ग्रुप में शेयर करिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।